फिलहाल शुक्रिया। और अब अगर हम बात करें कि कल नतीजों का दिन है, कल यानी कि शनिवार को प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उन पर नतीजे घोषित होंगे। उपचुनाव के नतीजे आने को लेकर के गहमागहमी है, चर्चाएं हैं और इससे पहले प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, लेकिन जीत का दावा जरूर करते दिखाई दे रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से 4 सीटें कांग्रेस के पास थी, जबकि एक सलुम्बर जो सीट है वो बीजेपी का कब्जा उस पर था, जबकि एक सीट पर आरएलपी और बीएपी का विधायक था। अब ऐसे में जहां एक तरफ सरकार के मंत्री सभी 7 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। लेकिन दावों का नतीजा क्या आएगा, यह तो कल दोपहर 12 बजे के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। दावों का शोर, किसका चलेगा जोर। दावा जोरदार, बड़े अंतर से होगी बीजेपी की जीत, कांग्रेस होगी चारों खाने चित। सात विधानसभा सीटों पर मतगणना 23 नवंबर को होने जा रही है, जिसे लेकर प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। प्रदेश में 7 सीटों में से कई सीटों पर उम्मीदवारों की जगह बड़े नेताओं के बीच मुकाबला देखने को मिला है। वहीं दौसा, देवली उनियारा और खींवसर सीट पर दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जबकि कई सीटों पर जातिगत फैक्टर देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अपनी पार्टी की जीत को लेकर 100% आश्वस्त हैं। उपचुनाव का रिजल्ट आ गया, हम 7 सीटें जीत रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव भी जीत रही है और आने वाले विधानसभाओं के जो प्रदेशों में चुनाव है वहाँ भी जीत रही है। उपचुनाव में देवली उनियारा सबसे हॉट सीट मानी जाती रही है, जहां से कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने निर्दलीय मैदान में उतारकर चुनाव को त्रिकोणीय और रोचक बना दिया। नरेश को देवली उनियारा की जनता ने भी खूब समर्थन दिया है, लेकिन ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर खम ठोक कर कहते हैं कि देवली उनियारा से बीजेपी 40,000 से चुनाव जीतने जा रही है। मार्जिन अच्छा होगा। जहां मैं मुझे प्रभारी बनाया था देवली उनियारा, वहां से हम कम 40,000 से चुनाव जीतेंगे। एक और जहां हीरालाल नागर प्रदेश की 7 सीटों पर अपनी पार्टी की एकतरफा जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा 5 सीटों पर अपनी पार्टी की जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं। भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा क्षेत्रों में जीत के संकल्प के साथ मैदान में उतरी थी। वहां की आम जनता की राय और पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। 7 विधानसभा क्षेत्रों में से लगभग 2 विधानसभा क्षेत्रों में कड़ी टक्कर है, बाकी में हम आसान जीत की ओर अग्रसर। मंत्री झाबर सिंह खर्रा 84 और झुंझुनू सीट को लेकर कहते हैं कि इन दोनों जगहों पर पार्टी को उतने अंतर से जीत भले ही नसीब नहीं हो, लेकिन पार्टी जीत जाएगी। देखिए, 2 विधानसभाओं में हम एक 84 है जिसमें संभावनाएं तो अच्छी हैं, लेकिन अब परिणाम के बारे में पूर्णतः आश्वस्त नहीं कहा जा सकता। बाकी उम्मीद हमको ये कि हम 84 विधानसभा सीट भी 2-3 हजार वोटों से निकालने की स्थिति में है। बाकी हमारा झुंझुनू बहुत आसानी से निकल रहा है, खींवसर भी 5,000-6,000 वोटों के आसपास निकल रहा है। गौरतलब है कि डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट आदिवासी बाहुल्य है, जहां भारत आदिवासी पार्टी का खासा प्रभाव माना जाता है, जबकि झुंझुनू विधानसभा सीट पर ओला परिवार का वर्चस्व रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो अब बात काउंटिंग के काउंटडाउन की। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, मतों की गिनती ठीक से हो सके और उससे पहले सभी 7 सीटों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह रिपोर्ट देखिए। मतगणना की तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
सीसीटीवी से भी रखी जाएगी नजर। सात सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे शनिवार को आ रहे हैं। शनिवार सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और शाम तक साफ हो जाएगा कि 7 सीटों में से कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी ने कब्जा किया। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं उनमें दौसा, झुंझुनू, चौरासी, रामगढ़, सलूंबर, देवली उनियारा और खींवसर सीटें शामिल हैं। बात सलूंबर सीट की करें तो उदयपुर के राजकीय फतेह स्कूल में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना को लेकर निर्वाचन विभाग और प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। उसको देखते हुए आज हमारी जितनी भी कार्मिकों की नियुक्ति करनी थी उनकी नियुक्ति कर दी गई है, रैंडमाइजेशन कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर विशेष इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं, जहां 22 राउंड में ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती होगी। हम मौजूद उदयपुर के फतेह स्कूल में, जहां पर सलूंबर उपचुनाव को लेकर मतगणना की जाएगी। आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर सुबह 8 बजे जो है कि मतगणना शुरू होगी। उसके बाद जो है कि 22 राउंड होंगे और 22 राउंड के अंदर 14 टेबल लगाई गई है, जिसमें पूरी तरह से मतगणना की जाएगी और लगातार जो कि अंदर से अपडेट दी जाएगी कि कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है और कौन पीछे। उसके बाद जो है कि बाद में जो कि दिन तक पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पूरी व्यवस्था की गई। निर्वाचन विभाग के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिला कलेक्टर भी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार पूरी तरह से जो व्यवस्था है उसको देखा जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई घटना या अप्रिय घटना नहीं हो। लेकिन पूरी तरह सुरक्षा के इंतजाम किए गए, पुलिस के इंतजाम किए, अन्य जो सिक्योरिटी उनके इंतजाम किए, सीसीटीवी से पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। माइक लगाए गए हैं ताकि लगातार जो है कि अनाउंस किया जाए कि कौन प्रत्याशी किस सीट से आगे चल रहा है और ये लगातार जो है कि पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सुबह 8 बजे से लगातार जो है कि काउंटिंग शुरू हो जाएगी और जो दिन तक जो है कि पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट की मतगणना एसबीपी कॉलेज में होगी, जहां 16 टेबल पर 18 राउंड में मतगणना पूरी होगी। उससे पहले ऑब्जर्वर के विवेकानंद, जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह और एसपी मोनिका सेन ने एसबीपी कॉलेज पहुंचकर मतगणना स्थल का जायजा लिया। वहीं तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 84 विधानसभा उपचुनाव में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें भाजपा से कारीलाल ननोमा, बीएपी से अनिल कटारा, कांग्रेस से महेश रोत के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। ईसीआई के गाइडलाइन के अनुसार जो सुरक्षा का पैरामीटर है उसमें 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी कहा गया है, उसी के अनुसार हमने व्यवस्था करी है। टेबल्स की हमारा काउंटिंग प्लान अप्रूव किया जा चुका है, उसी के अनुसार हमने अंदर व्यवस्था करी है। और मीडिया के लिए भी विशेष व्यवस्था, जैसे मीडिया रूम के जो व्यवस्था रहती है उसको भी हमने इंश्योर कर लिया है। दौसा में वोटों की गिनती से पहले पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में कार्मिकों को दूसरी बार प्रशिक्षण दिया गया, जहां शनिवार सुबह 8 बजे वोटों की गिनती होगी। इस प्रशिक्षण में 67 हमारे ईवीएम काउंटिंग के लिए और 25 कार्मिक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए हम उनको प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ईटीपीवीएस की प्री काउंटिंग के लिए भी टीम तैयार की जा रही है। सारे दलों का ये सेकंड प्रशिक्षण आज हो जाएगा और ये जो दल हैं कल इनका सुबह इनको टेबल पर लगाया जाएगा। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट पर मतगणना के लिए 16 टेबल लगाई गई हैं, जहां पर 20 राउंड में वोटों की गिनती होगी। इसके लिए 1000 से ज्यादा कर्मचारी मतगणना स्थल पर लगाए गए हैं। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें 100 मीटर के घेरे में पुलिस, सीआरपीएफ और आरएसी के जवान तैनात रहेंगे। मतगणना से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा और सामान्य पर्यवेक्षक आशीष ठाकरे ने मतगणना स्थल पर अंतिम चरण की तैयारियों का निरीक्षण किया। हमारे टोटल 16 टेबल हैं जिस पे मशीनें चलेंगी। उसमें से 13 टेबल पे तो हमारे 19 राउंड रहेंगे और 3 टेबल पे हमारे 20 राउंड रहेंगे। इसके साथ ही पोस्टल बैलेट के लिए भी हमने 4 टेबल लगाए हैं। हमारे टोटल 600 या 600 से थोड़ा अधिक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट रहेंगे, क्योंकि ईटीपीवीएस वाले कुछ बैलेट हैं वो अभी भी आ रहे हैं। 576 हमारे कुछ जो ग्रामीण थे उन्होंने होम वोटिंग में अपने मत दिए थे, तो इस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 बजे तक शायद हम रिजल्ट को देने की स्थिति में रहेंगे। झुंझुनू विधानसभा उपचुनावों के नतीजों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। यहां मतपत्रों और ईटीवीपीएस स्कैनिंग के लिए अलग अलग टेबलें लगाई गई हैं। करीब 250 कार्मिकों को ड्यूटी पर लगाया गया है। ईवीएम के लिए 12 टेबल लगाई गई हैं। कुल 22 राउंड में गिनती पूरी होगी। मतगणना
सेठ मोतीलाल कॉलेज में की जाएगी। मतगणना कार्य प्रातः 8 बजे प्रारंभ होगा। सारी व्यवस्थाएं मतगणना के संबंध में कर ली गई है। हमने एक बैठक भी ली है। सीओ साहब ने भी बीसी के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जो ईसीआई के दिशा निर्देश हैं उसी अनुरूप मतगणना कार्य करवाया जाएगा। सभी 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शनिवार सुबह 8 बजे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और इसके बाद ईवीएम के मतों को गिना जाएगा। राजस्थान में 4 सीटों पर त्रिकोणीय और 3 पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। इन 7 सीटों में से 4 कांग्रेस के पास थी, वहीं 1 सीट बीजेपी, आरएलपी और बीएपी के पास थी। शनिवार को आने वाले परिणाम में किस पार्टी की जीत होगी और किसे हार का सामना करना पड़ेगा, इसका पता तो कल मतगणना के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो विधानसभा उपचुनाव के नतीजे कल आएंगे और इससे पहले टोंक जिले में थप्पड़ कांड वाली देवली उनियारा सीट की सर्वाधिक चर्चा है। नतीजे कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। रिपोर्ट देखिए। तेरह नवंबर को मतदान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी गूंज देश भर में सुनाई दी। ऐसे में अब लोग यहां के नतीजों को लेकर काफी उत्सुक हैं। दरअसल परिसीमन के बाद टोंक जिले के देवली उनियारा में पहली बार उपचुनाव हुए। यहां बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर और कांग्रेस के केसी मीणा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही थी, मगर कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर मुकाबले को रोचक बना दिया। मेरा हमेशा ये मन रहता है कि मैं जनता के दिलों में राज करूं, जनता के दिलों में अपने लिए जगह बनाऊं, और वही आप देख रहे होंगे। आज मेरे लिए पूरे राजस्थान से हजारों लोग यहाँ वोट मांगने आए हुए हैं। मैं कहता हूँ हरीश मीणा 2 बार एमएलए रह लिया, सांसद रह लिया, 5 आदमी तो बुला ले कहीं से। उसका जो गांव है हरीश मीणा का, वो राजस्थान का डीजी रहा, उसका भाई मुख्य सचिव रहा। बामनवास के हालात जाके देखना, वहाँ पीने का पानी नहीं है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को नरेश के नाराज दावेदारों ने भी भरपूर समर्थन दिया। बीजेपी में भी अंदर खाने कलह की बात कही जा रही है। विजय बैंसला को हार के बाद दोबारा टिकट मिलने की उम्मीद थी। टिकट नहीं मिलने के बाद समर्थकों ने टंकी और टावर पर चढ़कर प्रदर्शन किया। माना जा रहा है कि बैंसला समर्थकों ने राजेंद्र गुर्जर को वोट नहीं किया। वैसे मंत्री कन्हैयालाल चौधरी राजेंद्र गुर्जर की जीत का दावा करते नजर आए। हमारी सरकार का नाकामी और कामी दोनों की अच्छाई बुराई का रिजल्ट का पता लग गया कि मैंने अच्छा काम किया तो मैं यहाँ की जनता शाबाशी देगी, और यहाँ अगर हमने वास्तव में 10 महीनों में अच्छा काम नहीं किया तो पता लग गया कि हमने कहीं ना कहीं कामों में कमी रखी है, उसमें सुधार करेंगे। एक नजर पिछले 4 चुनावों पर डालें तो 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हरीश मीणा को 1,05,001 वोट मिले, जबकि बीजेपी के विजय बैंसला को 85,826 वोट मिले। 2018 में भी कांग्रेस के हरीश मीणा को 95,540 वोट मिले, जबकि बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर को 74,064 वोट मिले। 2013 में बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर को 85,288 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के राम नारायण मीणा को 55,593 वोट मिले। 2008 में कांग्रेस के राम नारायण मीणा को 55,085 वोट मिले, जबकि बीजेपी के नाथू सिंह गुर्जर को 43,981 वोट मिले। देवली उनियारा में पहली बार हुए उपचुनाव में 2023 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 5% कम मतदान हुआ है। ये किसके पक्ष में जाएगा, ये तो रिजल्ट के बाद ही सामने आएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। तो वहीं गौतम अडानी पर अमेरिका में रिश्वत के मामले में न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब इस मामले की जांच जेपीसी से कराने के लिए कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और इसी को लेकर शनिवार को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मीडिया से मुखातिब हुए। डोटासरा ने केंद्र की सरकार पर हमला बोला, कहा कि सीबीआई, ईडी, सेबी जैसी एजेंसियां अडानी के भ्रष्टाचार पर कोई एक्शन नहीं ले रही, जबकि विपक्ष पर मनमाने तरीके से कार्रवाई की जाती है। लेकिन केंद्र की सरकार ने सब कुछ गुप्त रखा हुआ, ये आरोप लगाए।
उन्होंने कहा कि कई मामलों में कोर्ट के आदेश के बाद भी जांच नहीं हो रही। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि देश में घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं, भारत सरकार अडानी प्रकरण पर एक्शन लें। किताब में 16,000 करोड़ रुपए कमाने के लिए योजना बना करके रिश्वत का खेल खेला और भारतीय अधिकारियों को उन्होंने ये रिश्वत दी है, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। कांग्रेस पार्टी का हम अडानी के हैं कौन 100 सवाल पूछे थे, उन 100 सवालों का जवाब आज तक नहीं आया। उसी संग्रह में ये सारी चीजें हैं। अपराध रोकने वाली, अपराधी को पकड़ने वाली जो हिंदुस्तान में संस्थाएं हैं, चाहे वो सेबी हो जो शेयरों के ऊपर कंट्रोल करती है और अपराध को रोकने का काम करती है, ईडी, सीबीआई, आईटी, ये तमाम सारी एजेंसियां अडानी की इस तरीके का जो भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले रही हैं। पूरे देश के सामने इस तस्वीर को पेश किया कि जो इतने दिनों से जो नारा चल रहा है, एक है तो सेफ है, वो नारा किसके लिए? आज जो घोटाला, जो रिश्वत हिंदुस्तान के अंदर दी गई, उसका मुकदमा अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में तो दर्ज हो गया, लेकिन हमारे देश के अंदर अभी तक सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 2200 करोड़ रुपए के लगभग रिश्वत की राशि इस पूरे प्रकरण के अंदर दी गई है, जिसके सारे दस्तावेज वहां पे लगाए गए हैं। और ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस के द्वारा 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक का भी जवाब देना उचित नहीं समझा। खबर आ रही है जोधपुर से बड़ी खबर, जहां खींवसर सीट के परिणामों को लेकर के 5 लाख रुपए की शर्त लगी है। दोनों पक्षों ने 5-5 लाख रुपए एक मंदिर में जमा करवा दिए हैं। अभी से माहौल लगातार गर्म होता नजर आ रहा है और खींवसर सीट बेहद चर्चाओं में है। जोधपुर में दो पक्षों में 5-5 लाख रुपए की शर्त लगाई गई है। खींवसर के परिणाम पर दोनों पक्षों ने 5-5 लाख रुपए मंदिर में जमा करवा दिए। शर्त का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जो जीतेगा उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। जोधपुर के रतकुड़िया गांव का यह वीडियो बताया जा रहा है। डॉक्टर गणपत खोजा ने हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल यानी कि आरएलपी की जीत का दावा किया, इस पर शर्त लगाई। तो वहीं मेटा प्रधान संदीप खोजा के चाचा ने लगाई है रेवतराम डांगा की जीत पर शर्त। कहा है कि यहां से बीजेपी जीतेगी। अब जीतेगा कौन? और जिस पर शर्त लगाई वो जीत गया तो उसको मिल जाएंगे 10 लाख रुपए। लेकिन फिलहाल खींवसर की राजनीति को लेकर के चर्चाएं तेज है। उपचुनाव को लेकर के ये शर्त लगी है जो चर्चा में आ गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो देखिए 5-5 लाख रुपए की शर्त अभी से लगनी शुरू हो गई है। ये जोधपुर से खबर है जहां पर 5 लाख रुपए की शर्त लगाई गई है। खींवसर विधानसभा सीट के नतीजों को लेकर के एक पक्ष का दावा है कि खींवसर से आरएलपी जीतेगी। 5 लाख रुपए की शर्त लगाते हुए उन्होंने 5 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं, मंदिर में रखवाए गए हैं। दूसरे पक्ष ने दावा किया कि यहां से जीतेंगे डांगा, बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने भी 5 लाख रुपए जमा करवा दिए हैं। 10 लाख रुपए मंदिर में जमा करवाए गए हैं। अबे 5 लाख कमरो जी आपने दे बाबूजी ने दे और बड़े हैं बाबूजी ने ये भाई बड़ा कह दे साहब मैं नाम दिया बड़ी कह रही है लिखा बड़ी कह रही है गांव में टोनी लिखा बड़ी कह रही है लिखा बड़ी कह रही है लिखा बड़ी कह रही है कोई खेड़ी बोल भाई डांगो जी दे जन बाबूजी ले जाए 5 लाख एंड अबे। और इसी बीच खबर है जयपुर से जहां पर हरमाड़ा नींदड़ आवासीय योजना से जुड़ा मामला, जिसमें जेडीए की सर्वे टीम का किसानों ने विरोध किया है। जेडीए के खिलाफ किसानों ने नारेबाजी की है।
अवाप्त भूमि के एवज में आरक्षण पत्र की मांग किसान कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि 2013 में किसानों ने जमीन जेडीए को समर्पित की थी, लेकिन जेडीए ने आज तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया। इसे लेकर के आज किसानों ने जेडीए टीम का विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरमाड़ा नींदड़ आवासीय योजना से जुड़ा मामला, जेडीए के खिलाफ किसानों ने नारेबाजी की है। जेडीए की सर्वे टीम का विरोध किसानों की तरफ से किया गया है। और अब बात करेंगे थार की, जहां पर जैसलमेर में पिछले एक दशक से ओरण बचाने की लड़ाई लड़ रहे ओरण बचाओ आंदोलन के सूत्रधार सुमेर सिंह भाटी सांवता का कहना है कि जंगलों और प्राकृतिक धरोहरों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। करीब 8 महीने पहले जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर पारेवर गांव की जमीन पर सीमेंट प्लांट स्थापित होने के बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था। ग्रामीणों ने यह जमीन पशुओं के चरने के लिए ओरण के रूप में छोड़ी थी। 8 महीने बाद एक बार फिर से बैया गांव की जमीन पर सोलर प्लांट का काम शुरू किया जा रहा था, जिसे गांव वालों ने विरोध करके रुकवा दिया है। और इस विरोध में शिव विधायक रविंद्र भाटी भी ग्रामीणों के साथ नजर आए। वहीं जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी भी धरना स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों की पीड़ा सुनी गई, लेकिन सरकार की ओर से ओरण को लेकर के अभी तक ग्रामीणों को किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है, जिससे इलाके के ग्रामीण ओरण की जमीन पर एक तरफ चिंतित दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ आक्रोशित भी है कि ओरण की जमीन एक के बाद एक व्यवसायिक रूप में इस्तेमाल की जा रही है। वो ओरण की जमीन जिसे यहाँ के स्थानीय लोग जिसकी लकड़ी उठाना भी मुनासिब नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि यहाँ पर गांव के लोक देवता के लिए यह जमीन छोड़ी जाती है, जिसमें पशु चरने की जमीन काम आए, पशुओं के लिए काम आए। और ऐसे में अब ओरण की जमीन को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सच्चाई कभी नहीं दबती है, चाहे कहीं किसी तरीके से हो। हम हमारे जीवन और जंगल को बचा रहे हैं, हमारी ओरणों को बचा रहे हैं। पुलिस कौन है? पुलिस हमारे में से जाती है, वो बनती है, वो पुलिस है। सरकार कौन है? सरकार को हम बनाते, वही सरकार है। जो देश को चला रहे वो कौन है? इसी हिंदुस्तान के वासी है। तो हम हिंदुस्तान की आवाज उठा रहे हैं, कहीं और की नहीं। विकास होना चाहिए, हम कंपनी के खिलाफ नहीं है, लेकिन कंपनी जो तरीका अपना रही है, जो वो पहले अंग्रेजों ने अपनाया, वो तरीका हम यहाँ नहीं अपनाने देंगे। हमारी जो जंगल है, जो सुरक्षित ओरण है, उसके ऊपर वो आंच नहीं आने देंगे हम। हमारे पूर्वजों ने सिंचा है, इस मातृभूमि को खून से सिंचा है, तो हम हमारी आवाज हक अगर हिंदुस्तान में किसी को मिलता है तो हमें। उधर देवली उनियारा में उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में थप्पड़ कांड और बाद में हुई हिंसा का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। जयपुर में शनिवार को कई सामाजिक संगठनों ने एक साथ प्रेस वार्ता की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिल भारतीय विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष केसी घुमरिया ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, निर्दोषों को छोड़ा जाए। इस घटना की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने और पुलिस की जांच सीबीआई से करवाने की भी मांग की गई है। हमारा ये मुद्दा है, हमारा मुद्दा ये है कि इसकी एक तो निष्पक्ष हाईकोर्ट सिटिंग हाईकोर्ट जज से जांच हो, न कि संभागीय आयुक्त से, और सीबीआई से, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से करवाया जाए और जितने लोग निर्दोष हैं उनको छोड़ा जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको अरेस्ट कर लिया है, स्टूडेंट हैं। देखिए, जो करेगा वो भरेगा। जिसने गलती की हम उसके लिए बिल्कुल नहीं बोलेंगे, उसके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन निर्दोष लोगों के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। और 60-70 लोगों के हाथ पैर टूटे हुए हैं, उनका मेडिकल बोर्ड बैठा के मेडिकल हो, और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में केस दर्ज होना चाहिए। हमारी इस संबंध में सिर्फ मांग इतनी है कि जो पुलिस प्रशासन निरंकुश होता जा रहा है और इसकी जो मेंटेलिटी इस किस्म की बनाई जा रही है, इस मेंटेलिटी के अंदर जो है तब्दीली आनी चाहिए और जो लोग दोषी अफसर हैं या पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह की जांच की जाए? और इसमें जो है हमारी मांग ये है कि बजाय प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस द्वारा जांच के, ये जांच जो है किसी न्यायिक अधिकारी हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज के जरिए होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको कंपनसेट किया जाए। नंबर 3 ये कि जो लोग जख्मी हुए हैं उनको जो उचित मुआवजा जो है सरकार दे और उनका इलाज का प्रबंध करें।
और जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ बिला तफरीक जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। उधर चित्तौड़गढ़ नारकोटिक्स ब्यूरो के निरीक्षक को सीबीआई जयपुर की टीम ने रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। रिश्वत की राशि एक बिचौलिए के जरिए ली गई थी। सीबीआई की टीम बुधवार रात से ही चित्तौड़गढ़ में सक्रिय रहकर जाल बिछा रही थी और सीबीआई ने इंस्पेक्टर और बिचौलिए को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ के समक्ष पेश भी किया है। कोर्ट ने आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर सौंपने के आदेश दिए हैं। एक प्रार्थी ने सीबीआई जयपुर को शिकायत दी थी। इसमें निरीक्षक आदर्श योगी पर रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगाए गए थे और इस शिकायत के बाद सत्यापन किया गया। सत्यापन सही पाया गया तो टीम ने चित्तौड़गढ़ में जाल बिछाया था। 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने की बात सामने आई। आवास की तलाशी भी ली गई जहां पर ताला तोड़ना पड़ा था। उधर उदयपुर में दिन दहाड़े भुआना स्थित अपार्टमेंट में लूट की घटना सामने आई है। अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल में 2 लुटेरे घर में घुसे, लाखों के जेवरात और नकदी लूट करके फरार हो गए। सूने घर में घुसे थे ये लुटेरे, लेकिन मकान मालिक महिला जब घर पे पहुंचे, महिला के साथ मारपीट करके ये लुटेरे फरार हो गए। सुखेर थाने में इसे लेकर केस दर्ज किया गया है। पुलिस जांच कर रही है। वहीं श्री गंगानगर में विश्वकर्मा मंदिर के सामने से दिन दहाड़े एक बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बाइक चोरी की वारदात यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें यह देखा जा सकता है कि अन्य साथी के साथ बाइक पर सवार होकर के बाइक चोर यहां पर पहुंचा। बड़े शातिर अंदाज से बाइक को पल भर में चोरी करके यहां से बाइक चोर मौके से फरार हो गए। ये देखिए कैसे ये धारीदार शर्ट पहने बाइक चोर आया, आनंद फानंद में बाइक पर बैठा और मास्टर की लगा करके बाइक लेकर चलता बना। पीड़ित ने बाइक चोरी की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और अब इन सीसीटीवी फुटेज में आई तस्वीरों के आधार पर इन बाइक चोरों की तलाश शहर में की जा रही है। वहीं अजमेर में कॉलेज छात्रा से इंस्टाग्राम और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए दोस्ती की गई, फिर ब्लैकमेल कर रेप का मामला सामने आया। पीड़ित ने 5 लाख रुपए लेने के भी आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि आदर्श नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कानपुर के अभय सिंह ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, ऑनलाइन गेम खेलने के लिए पहचान की, फिर उसे कानपुर बुलाया जहां उसने परिवार को बताने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म की वारदात की। फोन उठाना बंद करने पर आरोपी ने इंस्टाग्राम में अकाउंट हैक कर लिया। परिवार के सदस्यों से भी पैसे की डिमांड कर रहे हैं। कल दिनांक 21/11/2024 को परिवादिया ने हाजरा थाना होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी दोस्ती एक अभय नाम का लड़का है कानपुर का, जो इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी दोस्ती हुई थी। इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती होने के बाद में उससे शारीरिक संबंध बनाए और उसकी अश्लील फ़ोटो कर वायरल की और वायरल करने के बाद में उस पर दबाव बनाने लगा, जिस पर थाना आजा पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान श्रीमान SHO साहब द्वारा किया जा रहा है। क्या शादी का झांसा भी दिया? शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाए और संबंध बनाने के बाद में उसको रोजाना परेशान करने लगा और धमकी देने लगा, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान श्रीमान SHO साहब द्वारा किया जा रहा है। सर क्या नाम है और कहाँ का? वहीं झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में जीवित व्यक्ति को मृत बताने के अजीबोगरीब मामले ने सभी को हैरत में डाल दिया था। पहले मृत घोषित किया, बाद में जीवित मिलने पर रोहिताश को शुक्रवार सुबह लगभग 4 बजे के बाद जयपुर के SMS अस्पताल की इमरजेंसी लाया गया। जब चिकित्सकों ने उसकी जांच की तो उसका हार्ट काम नहीं कर रहा था और ECG स्ट्रेट लाइन आई, यानी कि डॉक्टर्स का कहना है कि रोहिताश मृत हालत में अस्पताल पहुंचा था। इसके बाद शव को मोर्चरी में रखवाया गया। SMS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने बताया है कि पोस्टमार्टम के बाद किसी के जीवित रहने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। रात को करीब 4:30 से 5 के बीच में एक पेशेंट आया था और आने के बाद मैं यहाँ जो सीधा इमरजेंसी में आया था। जब इमरजेंसी में हमारे यहाँ जो मेडिसिन के रेजिडेंट, इमरजेंसी मेडिसिन रेजिडेंट और जो हमारे मेडिकल ऑफिसर हैं ना, उन्होंने उसको एग्जामिन किया तो उसकी पल्स और हार्ट नहीं थे और इमीडिएटली फिर उसका ECG किया गया तो वो भी स्ट्रेट लाइन था। तो वहाँ जो भी दोनों तीनों अपने मेडिसिन के और इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर्स थे, उन्होंने उसको पूरा एग्जामिन करने के बाद में पाया कि ये ब्रॉड डेड पेशेंट है
उसकी ईसीजी की गई, ईसीजी में स्ट्रेट लाइन थी, तो ऐसे पेशेंट को फिर जब ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया था तो उसके बाद उन्होंने इसको मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया। उधर बीकानेर जिले में मूंगफली की अच्छी पैदावार के चलते अनाज मंडी में अच्छी आवक हो रही है। मंडी में प्रतिदिन करीब 1 लाख बोरी से ज्यादा मूंगफली पहुंच रही है। वहीं बेहतर क्वालिटी के चलते बीकानेर की मूंगफली की मांग राजस्थान के बाद दूसरे राज्यों में भी बढ़ी हुई है। मंडी के सचिव नवीन गोदारा ने बताया कि इस साल पिछले साल की तुलना में मूंगफली की 20 से 25% तक ज्यादा पैदावार हुई है। बम्पर पैदावार के चलते मंडी में खूब मूंगफली आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के साथ साथ विदेशों तक बीकानेर की मूंगफली जाती है। अनाज मंडी में अभी मूंगफली के भाव चल रहे हैं 5,000 से लेकर के 5500 यानी कि 5,500 रुपए प्रति क्विंटल और ऊपर में 6,500 से लेकर के 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बीकानेर की मूंगफली जा रही है। तो अच्छे भावों के चलते किसान भी उत्साहित है। अधिक पैदावार के चलते किसानों को ज्यादा मूंगफली की आवक उम्मीद है मंडी में पिछले साल से काफी अच्छी है। प्रोडक्शन भी काफी अच्छा हुआ है। मूंगफली का प्रोडक्शन इस बार पिछले साल से 20 से 25% तक एक्स्ट्रा होने की हमें उम्मीद है। के हिसाब से हमने मंडी में व्यवस्थाएं कर रखी हैं। यहाँ से जो मूंगफली है बेसिकली गुजरात जाती है और उसके अलावा यहाँ से कुछ एक व्यापारी हैं, 7-8 व्यापारी हैं, जो उसमें 3-4 इसी साल ऐड। उधर दिल्ली में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक हुई है जिसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी बैठक में शिरकत की। बीजेपी की संगठनात्मक बैठक बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की है। विस्तार से चर्चा की गई। तो वहीं हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्टार कास्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। धीरज सरना द्वारा निर्देशित और विक्रांत मैसी, राशि खन्ना, रिद्धि डोगरा द्वारा अभिनीत ये फिल्म 2002 के गोधरा ट्रेन कांड से जुड़ी घटनाओं को दर्शाती है। फिल्म को काफी सराहना मिल रही है। जो फिल्म के राइटर हैं धीरज सरना, वे भी मौजूद रहे। और आपको बता दें कि द साबरमती रिपोर्ट के कलाकारों ने, उनकी टीम ने गृह मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान एकता कपूर मौजूद रही। धीरज सरना खासतौर पर राजस्थान से जुड़े हुए हैं और जयपुर से ताल्लुक रखते हैं। इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है ये फिल्म और धीरज सरना की ओर से ये फिल्म लिखी गई है।